तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। मेरा नाम है आकाश और आज मैं आपसे मिला हूं अबाउट द डिस्कशन ऑफ पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि है आपका सीए फाउंडेशन का पेपर मई 2025 का। ये पेपर रिसेंटली अपना कंप्लीट हुआ है और मार्केट में तरह तरह की बातें चल रही हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, कुछ बच्चे कह रहे हैं पेपर डायरेक्टली मॉड्यूल में से था। मेरा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? तो देखिए, ऐसा है कि भाई सीए का पेपर है तो आसान तो इतना होने वाला है नहीं। ठीक है, यहां पे इस बार इंस्टीट्यूट ने आपका पेपर नंबर 1 जो था इजी दिया, पेपर नंबर 2 भी काफी इजी दिया, पेपर नंबर 3 में फेंक दी आपके सामने गूगली। ठीक है, ये अपना इंस्टीट्यूट का जो है ये उसका गेम है, ये ऐसे ही चलता है। आपको बीच में एक पेपर ऐसे मुश्किल दे दिया जाता है कि जिसके बारे में आप सोचने लगे कि क्या आप अगला पेपर आपको तैयार करना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, पेपर इतना मुश्किल नहीं आया था, एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। जहां पे आपको एक सरप्राइज एलिमेंट मिला है जरूर, तो वो कौन सा है? आपका लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। एक आंसर की भी मैंने आपके लिए बनाई है फटाफट से। ठीक है, तो डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से क्या वेटेज रही है आपके क्वेश्चंस की। क्या ये डिफिकल्ट थे, क्या ये डिफिकल्ट नहीं थे, क्या आपने मॉड्यूल में से ये क्वेश्चन देखे हैं? इन सब बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले हम नजर डालते हैं किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए था। चलिए जी, तो मेरे पास ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर खुला हुआ, जो आपका है मई 2025 का। मार्क करते चलते हैं क्या इनके आंसर्स होंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन एंड मोड ऑफ द डेटा आर 32 एंड 26 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। तो ये आपको एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के तहत इसका आंसर आएगा क्या? बी। पहले का आंसर है बी, सेकंड का आंसर आपके पास में आएगा डी, थर्ड का आंसर जो है, थर्ड का आंसर रहने वाला है डी, फोर्थ का आंसर होगा बी, फिफ्थ का आंसर। ऐसी कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो ओनली 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यूज के ऊपर फोकस करती है? हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मोड, सारी ही वैल्यूज देखते हैं, अकेले मीडियन ही ऐसा है। फिफ्थ का आंसर होगा सी, जो कि क्या होगा? 50% ऑफ द वैल्यूज पे ही फोकस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, पहले आपके जो कुछ क्वेश्चन है वो सारे किसके हैं? स्टैट्स के। तो छठा, ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी। छठे का आंसर है ए। सेवेंथ, a number is selected at random from 20 natural numbers। सात का आंसर आपके पास में आएगा डी। आठवें पे चलें। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ कह सकते हैं, इसको आपको पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करना है। सेवेंथ का आपके पास में आंसर आएगा, सेवेंथ का तो हो चुका, एट्थ का आंसर है इसमें, एट्थ का आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ का आंसर, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। लीप ईयर के अंदर प्रोबेबिलिटी बताइए कि 53 संडेज कब हो पाएंगे। ये हमने क्लास के अंदर कई बार डिस्कस कर रखा है। आपको हमेशा क्या देखना पड़ता है? 7 केसेस होते हैं, उसमें से 2 केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर सैटरडे और संडे आपके एक्स्ट्रा दिनों के अंदर पड़ते हैं। 52 तो आपके हर किसी साल के अंदर पूरे हो ही जाते हैं। आपको सिर्फ उन 2 दिनों के बारे में देखना होता है कि किसके अंदर आपका आंसर आएगा। पुआसो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उस केसेस में लगता है जहां बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंदर आपको सक्सेस ढूंढनी होती है। यह आपके मॉड्यूल में सीधा गिवन है। तो नंबर ऑफ डेथ्स बाय अ रेयर डिजीज, एक रेयर डिजीज कितने नंबर ऑफ डेथ्स क्रिएट कर पाती है, ये उसकी सक्सेस है। ठीक है, तो पुआसो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग जो एग्जांपल देंगे वो डी का देंगे। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। 11th का आंसर, 11th का आंसर है बेटा बी। 12 के बारे में बात करें, 12 का आंसर आएगा डी। 13 आएगा आपका ए, 13 का आंसर है ए। इसके बाद 14 का आंसर है डी। 14 का आंसर है डी। 15 का आंसर बी। 16 बी, 17 बी। 16 बी है, 17 भी है। यहां पे करते करते आपको ऐसा लगेगा सर सबके आंसर क्या आ रहे हैं? बी। पर यही आपका टेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, कई बार ऐसा लगेगा कि आप एक ही पॉइंट को मार्क करते चले जा रहे हैं, पर उन्होंने रखा भी ऐसा ही है। 18 का आंसर आपका आएगा सी, फॉर अ चेंज।
19 का आंसर भी होगा सी। 20 का आंसर फिर आ रहा है ए, बी का आंसर है ए। 21 पे पहुंचेंगे तो 21 है आपका फॉर 9 कॉलेज स्टूडेंट्स ग्रुप, 21 का आंसर आपके पास में है ए। 22 का भी है ए। ये आपका कोरिलेशन रिग्रेशन का है, आपको कोफिशिएंट आर जो है देन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। 23 का आंसर आपके पास में आ रहा है बी। 23 का आंसर आ रहा है आपके पास बी। 24 का आंसर आपके पास में है बी। 25 प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन आपका, प्राइस रिलेटिव। 25 का आंसर आपके पास में आ रहा है सी। चेन इंडेक्स डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर मॉड्यूल, ठीक है। तो देखा जाए तो स्टैट्स के जो क्वेश्चन है वो तो सीधे सीधे मॉड्यूल से ही आ रहे हैं, आपको ज्यादा इसके अंदर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। यहां से मैथ्स का पोर्शन शुरू हो जाएगा 27वें से। तो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 20 टू द पावर z। 27 का आंसर आ रहा है बेटा डी। 28 का देखा जाए इसका आंसर है सी के बराबर। द स्टार्टअप बिजनेस वॉज इनिशिएटेड, 29 का आंसर आपके पास में है ए। देन 30 का आंसर भी क्या है ए। चलिए इसके बाद 31 का आंसर अगेन देखिए, अब यहाँ पे 29, 30 और 31 का आंसर क्या आ रहा है ए, ठीक है। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना, अपने को अपने कॉन्फिडेंस पे बने रहना है। 32 और 33 का आंसर अब देखा जाए तो 32 का आंसर है आपका बी और 33 का आंसर आ रहा है आपका डी, ठीक है जी। ये आपका ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है। पुरु गेट्स इन एन एलिवेटर एफ 11th फ्लोर। अब ये क्वेश्चन आप उसको बोल सकते हैं ये डिफिकल्ट की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। यहां पे आपको रेट निकालनी है, एक ऊपर से नीचे जा रहा है, एक नीचे से ऊपर, दोनों की स्पीड्स दे रखी हैं, कौन से वाले फ्लोर के ऊपर इन दोनों के पाथ्स क्रॉस होंगे। इसके अंदर मुझे भी काफी डिफिकल्टी हुई थी, तो इसका आंसर बेसिकली आ रहा है बेटा डी। पर ये मैं आपको एक डिफिकल्ट कैटेगरी में जरूर बोलूंगा कि हाँ चलिए ये क्वेश्चन अपना डिफिकल्ट में आएगा। 35वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर आएगा आपके पास सी। 36वां क्वेश्चन उसका आंसर आपके पास में है सी। आगे बढ़ते हैं। 37th का आंसर है ए। 38 का आंसर है बी। 39 और 40 आपके पास में अब क्वेश्चंस हैं, दोनों के ही आंसर क्या हैं सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। The effective annual rate of interest corresponding to the nominal rate of 6% per annum payable half yearly is, दो बार कंपाउंडिंग होगी तो रेट जो होगी वो 6% से क्या होगी ज्यादा। आंसर 41 का क्या आ रहा है डी। आंसर 41 का क्या आ रहा है डी, सबसे ज्यादा वाला जो इसके अंदर है वो। 42 का आंसर है ए। 43 इसका आंसर आएगा बेटा बी, इसका आंसर आएगा सी। फोर्टी फाइव का आंसर है ए। 46 का आंसर आपके पास में आ रहा है सी। चलिए 47 इसका आंसर है डी। 48 का आंसर है सी। 49 और 49 का आंसर आपके पास में है बी। 50 का आंसर आपके पास में है डी। तो ये हो गए आपके फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं 51वें की तरफ। ये आपका अगेन प्रोबेबिलिटी में से पिक करने वाला है, ये केसेस हैं आपके बनाने वाले, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। 51 का आंसर आपके पास में आएगा ए। 52 का आंसर आएगा सी। चलिए 53, 54, 55 ए, डी और सी। चलिए 56 पे पहुंचे। 56 जो है ये आ गया आपका नंबर ऑफ वेज इन विच कैन स्पीक सीमा विल स्पीक टू द भारती। ये आ गया आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। 56 का आंसर है आपका बी। इसका आंसर है 57 का सी। 57 का है सी। अब ये क्वेश्चन आ गया 3 सेट वाला, ए बी और सी वाला, तो इसके अंदर आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। 58 की बात करें, 58 का आंसर आएगा बी। इसका आंसर आएगा 59 का डी। 60 का आंसर आएगा इंसर्ट 4 नंबर्स बिटवीन 2 एंड 22। 60 का आंसर है बेटा डी।
चलिए, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 1/2 1/4 अप टू 6 टर्म्स। एपी का क्वेश्चन है ये। 61 का आंसर आपके पास में आ रहा है बी का, 62 का आंसर है 62 का आंसर है बेटा बी। चलिए 63 आपका आ रहा है, 63 का ए है, 64 का भी ए है, 65 66 दोनों 65 66 और 67 तीनों के आंसर क्या आ रहे हैं बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 आपका है ए, ये आ गया आपका डायरेक्शन सेंस का। अब यहां पे आ गया आपका लॉजिकल रीजनिंग। 69 का आंसर आपके पास में आएगा साउथ ईस्ट सी। रजनी अब यहां पे चलने लगी हैं 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फाइनली इनका आंसर 70 का आंसर आ रहा है डी के बराबर। फाइंड द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है, 71 का आंसर होगा ए बेटा, 72 का आंसर आएगा आपका सी। ये आ गया कोडिंग डी कोडिंग। अगेन कोडिंग डी कोडिंग 73 का सी। 74 पे बात करें 74 का आंसर है डी, 75 का आंसर है बी, 76 का आंसर है बी, 77 का आंसर है डी, 78 का आंसर डी अगेन, 79 इसका आंसर है ए और 80 का आंसर है सी। आइए लास्ट 20 क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो। ये है एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। 81 का आंसर जो है वो आपका आएगा डी। 81 का आंसर है डी। 82 का भी आएगा डी। ये आ गए आपके ब्लड रिलेशन के लगे लगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा रैंडमली आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। 83 का आंसर आपका आएगा ए। उसके बाद 84 जो है 84 का आंसर आएगा सी। 85वें क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। अगेन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, आंसर है उसका आएगा डी। 86वां क्वेश्चन, यहां पे भी ब्लड रिलेशन ही है। 86 का आंसर आपके पास में आएगा ए। आगे बढ़ते हैं। चलिए 87 का आंसर आपके पास में है बी। इन द मोड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकली फ्रॉम बाय यूजिंग अ हिस्टोग्राम। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के अंदर आप यूज करते हैं हिस्टोग्राम। 88 का आंसर भी क्या होगा बी। 89 में अपन आगे बढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल फॉर द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द रेशियो ऑफ। 89 का आंसर बेटा है ए के बराबर। नीचे चलेंगे। ये थोड़ा सा आपका जरूर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ है, पर ये भी मॉड्यूल के अंदर गिवन है। 90 का आंसर आएगा ओजेव या फिर आएगा इसका आंसर बी। 91 ये डिफिकल्ट पार्ट है जरूर। जे शेप कर्व के बारे में इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं है मॉड्यूल के अंदर, बट फिर भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी 92, ये आपका पहले चैप्टर में से आ रहा है पोर्शन। 92 का आंसर बेटा आएगा सी। 93 सैम्पलिंग, 93 का पोर्शन आपका है आंसर डी इसका। रैंडम सैम्पलिंग, देखिए रैंडम सैम्पलिंग वाला जो पोर्शन है उसमें से भी काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो आप इसे स्किप करके नहीं जा सकते। 94 भले ही छोटा सा दिखने वाला चैप्टर है, थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट देखिए कवरेज तो इसकी है ही। तो 94 का आंसर सी है। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं मॉड्यूल के अंदर एज इट इज। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिस्पर्शन। मीन डिविएशन, रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑब्वियसली आप पढ़ते हैं इन द चैप्टर, बट कॉनकरेंट डिविएशन ये आप पढ़ते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में। विच इज नॉट अ मेथड ऑफ डिस्पर्शन, तो आंसर क्या आएगा कॉनकरेंट डिविएशन मेथड। फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार। अब एक्स बार कैसे निकाला जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन आपको दिया गया है, यहां से आ जाएगा अपॉन एक्स बार, और इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आप लोग पहुंचेंगे इन दी आंसर ऑफ 15। 96 का आंसर बेटा क्या है ए। आगे बढ़ते हैं 97th, लास्ट 3 क्वेश्चंस टू गो। 97 का आंसर है आपका ए। 98 का आंसर आपके पास में आएगा बी।
जो टैबुलेशन का सोर्स जो डेटा होता है वो कहाँ होता है, फुटनोट पे तो होता है, स्टब पे नहीं होगा, कैप्शन पे नहीं होगा, बॉडी पे तो ऑब्वियसली नहीं होगा। 99 अ हेलीकॉप्टर फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी, अपने मॉड्यूल के अंदर ये एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन होने की वजह से चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, ए से बी, बी से ए, दोनों ये क्या है, स्पीड्स का एवरेज 500 और 700 का एवरेज 600 नहीं हो सकता। ये एक क्या कहना चाहिए, रेट्स हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, इनका मीन लेने के लिए आपको लेना पड़ेगा हार्मोनिक मीन। आंसर इसका आता है 583.33। And arithmetic mean and geometric mean of two numbers are 6.5 and 6 respectively. Geometric mean इनका numbers का होना चाहिए 6 के बराबर, यानी दो numbers का multiplication, इसका रूट जो है वो 36 का रूट बराबर 6 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा एक ही केस है, 9 4 36, इन दोनों का आप एवरेज लेंगे तो 6.5, इनका ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो 6, तो ये आपका सारा आंसर का की हो जाता है। देखिए लास्ट की जो क्वेश्चंस है, कम से कम स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर बात करें तो ये तो आपका जो है मॉड्यूल के अंदर एज इट इज कई सारे क्वेश्चंस आपके पास में है। व्हाट दैट मींस इज, हमारे पास में जो लिमिट थी 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन की, उसके अंदर कई जगह तो आपका आंसर सीधे के सीधे आपने देखे हुए क्वेश्चन है, आपका सीधा ही टाइम बच जाएगा। समझ में आया? तो ये समय व्यतीत कहां करना है आपको, अगर आपसे बन पड़े तो क्वेश्चन आप कीजिए लॉजिकल रीजनिंग के, जो कि थोड़े थोड़े से जरूर मुश्किल थे। ये मैंने आपके लिए कंपाइल किया है, कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या वेटेज उनकी रही है, तो इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड पैटर्न। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एक चैप्टर को जो आपका इंस्टीट्यूट है उसने ज्यादा प्रेम दिखा दिया हो। ठीक है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ये 14 नंबर का आपके पास में आया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 5 नंबर का, सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन ये 5 का, इक्वेशन 4 का, सीक्वेंस एंड सीरीज 4 का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगेन 4, डीसीआईसी अगर किसी बच्चे को डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर भी डिफिकल्टी आती है तो वो इन 3 क्वेश्चंस को भी स्किप करके तो भी डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकता है। एज इट इज इनका जो वेटेज है वो 40 मार्क्स का आया है। इधर अपन एलआर की तरफ देखें तो ब्लड रिलेशंस, नंबर ऑफ सीरीज, इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन टेस्ट, सबके ही क्वेश्चन कितने आए, 5, पर अकेला जो मुश्किल करने वाला है वो आपको है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। बाकी जो और हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इतना मुश्किल मुझे दिखाई नहीं दिए। इनकी वेटेज इन टोटलिटी में हो जाती है 20 क्वेश्चंस की। फाइनली आते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके अंदर से आए आपके पास में 10 क्वेश्चंस। बट हाँ, एक जो सरप्राइजिंग बात थी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और सैम्पलिंग, जो बहुत ही एक छोटा चैप्टर है शुरुआती, उसके अंदर से 9 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में से आए आपके पास 7, कोरिलेशन रिग्रेशन 5 और इंडेक्स नंबर 5, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 4। ठीक है, तो ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस पेपर आया है। मैं जरूर ये कहूंगा लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मुश्किल और मॉडरेट क्वेश्चंस की बात भी करें तो ये आपके सामने ब्रेकअप मैंने दिखा दिया है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं आप कहेंगे तो मैं कहूंगा मैथ्स के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन, उसके अलावा मॉडरेट के अंदर आप 5 क्वेश्चंस की गिनती कर सकते हैं। सैम्पलिंग या स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम बात करें तो एक भी मैं क्वेश्चन ऐसा नहीं कहूंगा जो डिफिकल्ट आया था। 3 आप मॉडरेट जरूर कह सकते हैं, तो चलिए फिर भी ठीक है। इसके बाद अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो इसके अंदर 4 क्वेश्चन मुश्किल, 3 मॉडरेट, तो इन टोटलिटी में आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस की संख्या हो जाती है 7, मॉडरेट की हो जाती है 11, तो भी डिफिकल्ट कैटेगरी में आपके पास 18 आपने क्वेश्चन एक बार को जाने दे सकते हैं, तो भी आपके पास 82 क्वेश्चन है स्कोर करने के लिए। ठीक है, पास अपने को बहुत कम नंबर पे हो जाना पड़ता है, 82 तो काफी ज्यादा है, और जिन बच्चों की तैयारी है उनको इतना भी मुश्किल ये नहीं लगेगा। तो ये मेरा बेटा एक क्विक रिव्यू था। चलिए अब छोड़िए इन बातों को, जैसा भी पेपर अपना गया है मैथ्स का उसे जाने दीजिए। आपको कोशिश अब करनी चाहिए जैसे भी आप कर सके अपना सर्वस्व दे दीजिए इकोनॉमिक्स की तैयारी में, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपना जो है कंपोजर खो देते हैं, अपनी हिम्मत खो देते हैं, बीच में अपना प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, बट वही सबसे बड़ी उनकी नुकसान बनता है। ऐसा अपने को नहीं करना है, हमारे को तैयारी करनी है बेस्ट। बाद में ऐसा भी हो सकता है कि मैथ्स में जहां आप सोच रहे थे आपके नंबर नहीं आ रहे, वहां आप स्कोर कर जाएं, और बाद में जहां आपकी प्रिपरेशन नहीं थी वहां पे आपको फेलियर का सामना करना पड़े। चलिए ऐसा ना हो, आप अपना बेस्ट दीजिए, इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस कीजिए, नेगेटिविटी को त्याग दीजिए, जितना भी समय है इकोनॉमिक्स की बेस्ट तैयारी कीजिए। और मैं आपसे मिलता हूं फाउंडेशन के पेपर के एग्जाम के बाद और होपफुली सीए इंटर के अंदर। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अपने घर वालों का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड नाइट।